हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है द क्रिकेट कैफे, जहां पर हम क्रिकेट पर और क्रिकेट में की दुनिया में चल रही हर बात पर नजर डालते हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट और मेरे दोस्त विवेक शुक्ला हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। तो विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जिस तरह का माहौल एशिया कप में चल रहा है, जिस तरह के मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह का घमासान हमें देखने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक विद रिगार्ड्स टू द एशिया कप? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है अभी तक। इट हैज बीन रियली फिनोमिनल। जिस तरह से मैचेस हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, ठीक है इंडिया जीता, वी आर हैप्पी, बट एट द सेम टाइम इट वाज अ वेरी क्लोज मैच। यू नो, बहुत एंड तक वो वायर तक मैच गया। द वे अफगानिस्तान हैज कम अप एज अ टीम एंड प्लेइंग, the venues, the crowd, the atmosphere, everything is amazing। बहुत मजा आता है। दुबई में जब भी यूएई में मैचेस होते हैं हमें तो वैसे भी बहुत मजा आता है, बट आई थिंक इट्स रियली गुड। मजा। आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान की, और कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। हमने इस मैच के बारे में काफी डिटेल में बात की हमारे पिछले एपिसोड में। तो अब जो है रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि तब मैच जो है वो शुरू नहीं हुआ था, और हम काफी इस पर हमने काफी चर्चा भी की थी कि कौन खेलना चाहिए, कौन नहीं खेलना चाहिए, और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी हमारे पिछले एपिसोड में। और हमने ये भी कहा था कि इंडिया आर द फेवरेट्स टू विन दिस गेम, और ऐसा ही हुआ। इंडिया वन द गेम, दो नॉट वेरी कंफर्टेबली। बहुत आसान जीत थी ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों ही टीमों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ये हमें एक और चीज पर ले जाता है कि अगला मैच जो होगा वो और काटे का होगा। लेकिन इस मैच पर नजर डालते हैं, क्या आपके हिसाब से सही हुआ विवेक इन दैट गेम फॉर इंडिया? क्या सही हुआ? हार्दिक पांड्या सही हुआ, बिकॉज दिस वाज एब्सोल्युटली इट वाज हिज गेम। उन्होंने मैच जिताया, उन्होंने बिल्कुल द वे ही प्लेड, एंड जो लास्ट के ओवर्स में एंड द लास्ट फाइनल ओवर जब उन्होंने बोला ना कि चलो मैं देख लूंगा, तो वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ द गेम। बट यस, वो सही हुआ। व्हाट रियली हैपेंड राइट वाज जो मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग हुई है, दैट वाज रियली रियली गुड। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कमजोर कड़ी जो टॉप के 3 हमारे बल्लेबाज थे इंडियन टीम के, वो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए पहली गेम में, और उसके बाद सेकंड गेम भी हुई, एंड वी सॉ द सेकंड गेम एज वेल। हालांकि रन बनाए सेकंड गेम में हांगकांग के अगेंस्ट थोड़े बहुत, लेकिन रोहित शर्मा वाज ऑफ कलर इन द फर्स्ट गेम फॉर श्योर। केएल राहुल को तो चांस ही नहीं मिला कुछ ज्यादा करने का। एंड या विराट कोहली टेंटेटिव स्टार्ट, काफी टेंटेटिव था, लेकिन ही वाज लुकिंग गुड, ही स्टार्टेड टू लुक गुड, और फिर विकेट थ्रो कर दिया अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, बना लिए 30-35 रन। उसके बाद इट वाज रियली अमेजिंग टू वॉच हाउ हार्दिक पांड्या प्लेड, हाउ रविंद्र जडेजा जो आए और उन्होंने पूरा दारोमदार लिया अपने ऊपर कि हम जिताएंगे आज के। सो दैट वाज गुड। और क्या अच्छा हुआ उस मैच में, वी हैड गुड स्पिनर्स। रविंद्र जडेजा ने अच्छी बॉल डाली, यूजी चहल वाज ओके ऑफ एंड ऑन। अवेश खान इतना इंप्रेस नहीं कर पाया। इंटरनेशनल करियर अभी तक जितनी गेम्स उन्होंने खेली है, ही इज बीन ओके, बट उतना छाप नहीं छोड़ी है अपनी, जिसको बोलते हैं कि एक कि आगे हमारा अनाउंसिंग योरसेल्फ ऑन द स्टेज, तो वो अभी नहीं हुआ है। सो दीज आर सम मिक्स एंड मैच चीजें जो हुई हैं। इन कैचेस भी छूटे 3, हालांकि इजी कैचेस नहीं थे। यूसी चहल ने छोड़ा कॉटन बोल्ड, काफी तेज शॉट था। दिनेश कार्तिक से कैच छूटा था पीछे, और कप्तान रोहित शर्मा से भी एक कैच, तो 3 कैच भी छूटे। वो भी एक लेसन है सीखने के लिए। सो दीज आर सम लेसन्स टू बी लर्न्ड आई थिंक फ्रॉम दिस गेम इनटू द नेक्स्ट गेम। बात करते हैं थोड़ी मैच के जो जिस तरह से ट्रांसपायर हुआ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वो बहुत ही एक बड़ा प्लस था। T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया ने खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, तब टॉस नहीं जीते थे, लेकिन विराट कोहली का वैसे भी रिकॉर्ड थोड़ा सा टॉस के मामले में वीक ही रहा है, लेकिन रोहित शर्मा ने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस था वो जीता। उसके बाद सही डिसीजन भी लिया पहले गेंदबाजी करने का, और फिर पाकिस्तान के जब बल्लेबाज आए, जो जोड़ी है उनकी टॉप, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार का जो रोल था पहले जो ओवर में, जो जिस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने, जिस तरह का स्टोन सेट किया टीम इंडिया के लिए, जिस तरह का बेस एक प्लेटफॉर्म दिया टीम इंडिया को, उसके बाद जाकर जो है विकेट मिली, पहली ब्रेक थ्रू मिला, और फिर उसके बाद विनो जो है एक बार जब दबाव बन जाता है। और मुझे याद है आपने बहुत ही क्लियरली ये कहा था कि पहले 6 ओवर्स विल डिसाइड द गेम, और रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ। आई थिंक गुड बॉलिंग, गुड अपफ्रंट इंटेंट, अग्रेशन देखने को मिला टीम इंडिया की तरफ से इन द बॉलिंग। इन द बॉलिंग एब्सोल्युटली अग्रेशन देखने को मिला, एंड भुवी वाज रियली फिनोमिनल। बहुत बढ़िया उन्होंने गेंद की 4 विकेटें निकाली उन्होंने, और ही रियली बॉल्ड वेल।
हार्दिक पांड्या, हैट्स ऑफ टू हिम, अच्छा शॉर्ट बॉल, यू नो, एंड यूजिंग द शॉर्ट बॉल टू गेट विकेट्स, और ये पहले भी कर चुके हैं, हम देख चुके हैं उनको पहले भी, ही इज रियली रियली इफेक्टिव विद दिस। तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, ओपनिंग बॉलिंग इवन इन द मिडिल, एंड वी ऑलवेज न्यू, पहले भी हमने की थी बात की, जब टॉप 3 बैटर्स ऑफ पाकिस्तान आर द वंस अराउंड हुम दे प्ले, तो अगर पहली 3 विकेटें जल्दी मिल जाती है तो उसके बाद कुछ खासा है नहीं मिडिल ऑर्डर। हाँ, फिनिशर हैं आसिफ अली, तो आखिर के 3-4 ओवर में लगा सकते हैं बड़े हिट, बट लंबा खेलने वाला उनके बाद खिलाड़ी आता नहीं है कोई। सो दैट वाज वन वीक पॉइंट, एंड आई थिंक इंडिया वाज इफेक्टिव इन एक्सप्लॉइटिंग दैट पॉइंट। पाकिस्तान ने भी बॉलिंग की, लेकिन उनके एक तो वाइड्स काफी एक्स्ट्रा काफी गए, दिस इज वन थिंग आई नोटिस, अबाउट 14 एक्स्ट्राज इन देयर इनिंग्स व्हिच इज ऑलमोस्ट मोर देन 2 ओवर्स, तो वो एक पॉइंट हुआ। और उसके अलावा दे वर यू नो 147, मुझे लगता है थोड़ा सा फाइटिंग टोटल बना दिया इंडिया ने, थोड़ा सा यू नो चैलेंजिंग बना दिया 147 को चेस करना, बिकॉज द टॉप 3 वर लिटिल ऑफ कलर। अगर टॉप 3 अच्छा खेले और उसके बाद आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, उसके बाद डीके हैं, हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, बहुत फॉर्मिडेबल हो जाता है ये बैटिंग लाइनअप इफ द टॉप 3 स्टार्ट फायरिंग। पर अभी क्या है, वो टॉप 3 में थोड़ा सा टेंटेटिव रहता है, स्कोर बना लेते हैं, रन भी बना लेते हैं, 33 रन बनाए, लेकिन गेंदें ली, कल भी अच्छा खेले विराट कोहली, एंड वी आर वेरी थैंकफुल के रन बन गए, 50 रन से ऊपर बनाए, 59, 44 बॉल्स लेकिन उन्होंने जरूर ली हैं, बट आई थिंक इट्स अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक इफ दे गेट द एक्ट टुगेदर, रोहित, के राहुल एंड विराट, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बैटिंग लाइनअप। तो आपको लगता है कि बॉलिंग अच्छी हुई पाकिस्तान की तरफ से, या आपको लगता है कि बैटिंग जो थी वो थोड़ी सी ऑफ कलर थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेशर था गेम का वो तो था ही इंडिया के ऊपर, और वो 148 का चेस भी 160 170 हो जाता है जब आप एक इंडिया पाकिस्तान गेम खेल रहे हो। यही हमने देखा है हिस्टोरिकली, हमेशा हमने ये देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान जब भी आपस में टकराते हैं तो फिर मैच जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान डिड एक्चुअली बॉल रियली वेल। 148 का जो टारगेट है लास्ट ओवर तक गया, थोड़ा सा वहां पर मुझे लगा कि बाबर आजम की कप्तानी थोड़ी सी बॉलिंग चेंजेस को लेकर वो थोड़े से प्रेशर में आ गए, और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि रविंद्र जडेजा को ओपनिंग नंबर 4 पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। वो एक थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज था सबके लिए, और उसी के चलते मोहम्मद नवाज जो एक लेफ्ट हैंडेड स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको रोक कर गेंदबाजी करानी पड़ी दूसरे बॉलर से, और फिर वही चलकर लास्ट ओवर में थोड़ा सा भारी पड़ गया। तो वो जो स्टेप लिया इंडियन कॉन्टिनेंट ने, इंडियन कोच ने और कप्तान ने, कि रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा जाए, आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड मूव। उससे क्या हुआ कि एज यू राइटली सेड, स्पिनर को फिर वेट करवाना पड़ा, बिकॉज द पर्पस ऑफ सेंडिंग रविंद्र जडेजा अर्ली वाज टू एक्सप्लॉइट द स्पिनर्स। एक राइट आर्म लेग स्पिनर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो लेफ्ट हैंड बैटर के लिए आसान होता है मारने के लिए। सो दैट्स व्हाई ही वाज सेंट अर्लियर, सो दैट ही शुड एक्सप्लॉइट द कंडीशंस एंड ही शुड अटैक द स्पिनर्स। उसके चलते स्पिनर को रोकना पड़ा। अभी स्पिनर रुक गए आखिरी ओवर तक, और आखिरी ओवर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई कि आखिरी के जो 3 ओवर थे, 5 फील्डर आपको सर्कल के अंदर रखने पड़े। सो व्हेन यू हैव अ लास्ट ओवर बीइंग बोल्ड बाय अ स्पिनर एंड 5 फील्डर्स इन द सर्कल, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है। उसमें 10, 12, 14, 16 रन चाहिए हों अगर आखिरी ओवर में, तो बन सकते हैं, क्योंकि यू हैव द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग 1 एक्स्ट्रा फील्डर इन द सर्कल। बिल्कुल सही कहा आपने, 5 फील्डर्स को अंदर लाया गया, और उसकी वजह यह थी कि जो ओवर रेट था वो स्लो था पाकिस्तानी बॉलर्स का, और अब ये नए रूल के अनुसार अगर आप ओवर रेट में पीछे चल रहे हो तो आपको एक फील्डर अंदर लाना पड़ता है, और वही उनके लिए काफी भारी साबित हुआ, क्योंकि जब आपके फील्डर्स बाहर नहीं हो तो आपको काफी चीजें चेंज करनी पड़ती है, ना कि सिर्फ फील्ड पोजीशन बल्कि आपकी बॉलिंग स्ट्रैटेजी भी आपको चेंज करनी पड़ती है, बैट्समैन को देखकर कि आपको कहां डालना है, कहां नहीं डालना है, कहां फील्ड सेट करनी है। तो वो सारी चीजें जो है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है गेम पर, वो हमने अब बहुत ही जल्दी सीख लिया है, और ये आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है आईसीसी की तरफ से, कि अगर आप एज अ बॉलिंग टीम अगर आप स्लो हैं ओवर रेट में, तो आपको मॉनिटरी सजा के अलावा गेम पर क्या उसका असर पड़ सकता है, ये ज्यादा जरूरी है, और यही देखने को मिल रहा है। और मॉनिटरी का कुछ फर्क पड़ता नहीं था। 10% मैच फीस क्या है, मतलब 10% क्या, तुम 10 और ले लो या 20 ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था इतना। बट दिस इज बिकॉज मैच पे इंपैक्ट होता है, सो ये बहुत अच्छा स्टेप है, एंड दिस एक्चुअली एनकरेजेस एंड दिस विल
मोटिवेट कैप्टन्स टू रियली प्ले फास्ट, बिकॉज मैच पर आप इम्पैक्ट नहीं आने देना चाहते, आप नहीं चाहते कि आखिरी 3 ओवर में एक फील्डर एक्स्ट्रा न डालना पड़े. सो यस, दैट हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द गेम. बोलर्स की बात करते हैं, इंडियन बोलर्स की बात करते हैं. अर्शदीप और आवेश खान दोनों ही अपना पहला एशिया कप खेल रहे हैं और दोनों की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नॉट एट द बेस्ट ये कहा जा सकता है. ऑफ कोर्स विकेट्स मिली हैं जरूर दोनों ही गेंदबाजों को, लेकिन रन्स काफी लीक किए हैं और सामने वाली टीम मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं आवेश खान को और अर्शदीप को और कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश की जाए और दबाव बनाया जाए. तो ऐसी हालत में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम इंडिया की, क्योंकि बॉलर्स तो यही हैं और आई थिंक इन्हीं को मौका दिया जाएगा आगे. तो अगर कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज होना चाहिए विवेक? मुझे लगता नहीं चेंज होना चाहिए. चेंज अगर करना है तो माइंडसेट ऑफ, हाँ मतलब बॉलिंग स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना? स्ट्रैटेजी में मुझे लगता है बॉलर्स का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू बी गिवन कॉन्फिडेंस बाय द मैनेजमेंट सेइंग कि हमें वी आर बैकिंग यू फुली, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर, ये टूर्नामेंट आपका है, आप अपना एक नाम बनाएं, एक छाप छोड़ें एंड डू समथिंग एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियाज विक्ट्री. और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैं ऐसे सोचता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है. अगर सामने वाली टीम आपको टारगेट कर रही है और वो उन्हें मालूम है कि आपके ऊपर हम अटैक करेंगे, सो इफ यू आर समबडी हु इज पॉजिटिव एंड इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ, आप उसको एक मौका समझ के लोगे. आप बोलोगे अच्छा आप मुझे टारगेट कर रहे हो तो ये दैट मींस यू गोना कम हार्ड एट मी, व्हिच मींस आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ विकेट. तो वो उसको यूज करके टू मेक अदर पीपल टारगेट यू, गेट देम अ लिटिल मोर एग्रेसिव एंड टेक विकेट्स. सो विकेट टेकिंग आपको करना है और आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से बॉलिंग करनी है. अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो इट्स समथिंग डिफरेंट, अगर आप बाद में बॉलिंग कर रहे हैं, टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो इट्स डिफरेंट. सरफेस उस दिन कैसा खेल रहा है उस पर डिपेंड करता है. सो कहां पे डू यू वांट मिक्स अप योर बॉल्स, आपको स्लोअर बॉल भी डालना है, तेज भी डालना है, या सिर्फ आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ करना है जैसे हार्दिक पांड्या ने उस दिन किया. तो आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर थिंकिंग कि मुझे करना क्या है और जो आपने सोचा है करना क्या है फिर वही करना है एंड स्टिक टू द प्लान. सो और सबसे बड़ी बात है क्रिकेट में हमेशा मानता हूं इज अ मेंटल गेम, इट्स अ गेम ऑफ माइंड. सो आपको अगर दिमाग में कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा है और आप सोच कर आए हैं कि मैं यहां से कुछ करके जाऊंगा तो फिर यू विल डू इट. सो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, इन योर एबिलिटी, बैक योरसेल्फ, हैव अ प्लान. ये मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एंड स्टिक टू द प्लान. हाँ बिल्कुल. मेंटल टफनेस की बात करें अगर तो दोनों ही टीम्स के माइंडसेट को अगर देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो क्या नजर आया आपको? मुझे ऐसा लगा कि इंडियन टीम की जो माइंडसेट था वो काफी सेटल्ड था, काफी काम थे वो लोग और उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, उनके रोल्स क्या हैं, कहां कौन से प्लेयर को कैसे कंट्रीब्यूट करना है, अपने अपने प्लान्स क्लियर थे. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में थोड़ी सी जो मिडिल ऑर्डर की हमने बात की थी कमी जरूर नजर आई थी. और जब विकेट्स गिरी 3, जब फखर जमान, रिजवान और खुशदिल नहीं बाबर आजम और रिजवान तीनों जब आउट हुए, हाँ, उसके बाद उनके पास एक प्लान नहीं था कि कैसे पहुंचा जाए 150-160 तक. तो जरूर थोड़ी एक्सपीरियंस की भी कमी नजर आई इन दैट मिडिल ऑर्डर. एक्सपीरियंस, आई थिंक गेम प्लान ऑल्सो, बिकॉज ज्यादातर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता है कि टॉप 3 बैटर्स जो हैं जल्दी चले जाएंगे वापस. ऐसा होता है कि 3 में से एक तो कोई खेलेगा पूरे 20 ओवर, वो हो नहीं पाया. तो फिर क्या करना है, व्हाट इज प्लान बी, वो समझ आया नहीं. और आई थिंक दहानी ने जरूर एंड में 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाए एंड विच रियली गिव देम अ टोटल टू डिफेंड 147. अगर वो नहीं होता तो 128 पर 9 आउट हो गए थे और 130-31 बनते तो वुड हैव बीन अ फर्दर लोअर स्कोर. बट ठीक है, आई थिंक इट इज अ लर्निंग फॉर द नेक्स्ट गेम. डू यू थिंक 10-15 रन और होते अगर पाकिस्तान के पास तो शायद मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता? एब्सोल्युटली और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता और मैच दूसरी तरफ घूम सकता था. बिल्कुल घूम सकता था. बिकॉज ऐसा जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे को ओपनिंग में उतना उम्मीद नहीं थी स्टैंड लेने पर. पहले 2 या 3 बैटर्स जो है अप टिल विराट कोहली रन बनाए लेकिन उतनी स्पीड पे बनते नहीं है रन, और फिर वो प्रेशर आता है सूर्य कुमार यादव पे या डीके पे या फिर जडेजा पे. तो अगर 15-20 रन और बनते तो मुश्किल थी. लेकिन अगले मैच में ऐसा होगा ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, एवरी गेम इज अ न्यू गेम. स्कोर बोर्ड 0 से स्टार्ट होता है हर बार, तो अगली बार भी 0 से स्टार्ट होगा. यू नेवर नो, रोहित शर्मा कैन गो बर्जर्क और वो निकाल सकते हैं बड़े शॉट्स, और यू नेवर नो क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते. बिल्कुल क्या होगा कुछ नहीं कह सकते. और ये पहले मैच की बात तो हमने कर ली, इंडिया और पाकिस्तान. इंडिया ने ये मैच काफी कंफर्टेबली तो नहीं लेकिन जीत लिया और काफी कामनेस के साथ, बहुत ही सरलता के साथ. हार्दिक पांड्या जिस तरह के कैरेक्टर हैं वो आए और उनको पता था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनमें कि वो ये जो टारगेट है वो चेज कर लेंगे, और उसी के चलते इंडिया ने वो मैच जीत लिया. इसके बाद इंडिया और हांगकांग का भी मैच हो चुका है. हांगकांग ने क्वालिफाई किया क्वालिफायर्स के थ्रू
और फिर अपना पहला मैच वो खेले भारत के साथ और वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। इंडियन बैटिंग पर हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि इंडियन बैटिंग ने कैसा परफॉर्म किया उस मैच में। विवेक है मेरे साथ। विवेक, टॉस जीता हांगकांग ने इस बार और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडियन बैटर्स को पहले बुलाया, न्योता दिया बैटिंग करने का और केएल राहुल ने कुछ रन जरूर बनाए, इनफैक्ट टॉप 3 में रन बनाए हैं इस बार। लेकिन व्हाट इज योर टेक ऑन द अप्रोच और जिस तरह के रन बने? शुरुआत करते हैं केएल राहुल के साथ। केएल राहुल ने रन बनाए एंड आई वाज लिसनिंग, आई वाज वाचिंग इट ऑन टीवी। वहां स्टैटिस्टिक्स में दिखा भी रहे थे कि दिस इज वन ऑफ द स्लोएस्ट, आई थिंक इट इज द स्लोएस्ट इनिंग्स ही हैज प्लेड जिसमें 25 से ऊपर उन्होंने रन बनाए। तो स्ट्राइक रेट अराउंड 100 के आसपास व्हेन यू आर प्लेइंग अ T20 गेम, और 25 से ऊपर रन बनाए और 100 का स्ट्राइक रेट इज नॉट अ गुड थिंग आई थिंक। सो स्पेशली इन द पावर प्ले ओवर्स, स्पेशली द पावर प्ले ओवर्स, आपके दो ही फील्डर्स बाहर होते हैं, जब Yes. आपके पास एक लाइसेंस होता है कि आप अग्रेसिव खेलें और एक अच्छी शुरुआत दे टीम को। मैंने एक और स्टैट पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, कि पूरे 6 ओवर्स में जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं उसमें केएल राहुल ने सिर्फ एक ही अटैकिंग शॉट खेला और वो उस बॉल पर था जो एक नो बॉल था और फ्री हिट करार दिया गया था। उस पर उन्होंने एक छक्का लगाया। दैट वाज द ओनली अटैकिंग शॉट दैट ही प्लेड इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। तो क्लियरली वो कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म में आए, क्योंकि एक इंजरी से अभी गुजरे हैं, उसके बाद उनको कोविड भी हो गया था, टीम से बाहर थे काफी समय तक, और अब जब मौका मिला है तो थोड़ा सा प्रेशर है उनके ऊपर और उसी प्रेशर के चलते रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भारतीय टीम पर क्या दबाव पड़ रहा है ये हम जानेंगे विवेक से। दबाव तो है, कल उतना शायद नहीं था बिकॉज दिस वाज अ गेम अगेंस्ट हांगकांग एंड दे वर बैकिंग देमसेल्व्स अप कि ठीक है 160 भी बन गए तो जीत लेंगे मैच। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि इवन फॉर रोहित शर्मा एंड इवन फॉर विराट कोहली अपने रन बना के थोड़ा सा फॉर्म में आने के लिए तीनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, ही वाज ट्रू टू हिज कैरेक्टर, एटलीस्ट शॉट्स खेले, पॉजिटिव था, इंटेंट था, 13 गेंदों में 21 रन उन्होंने बनाए, बट कोशिश थी, अब इतना फ्लो में नहीं थे। जो एक आधा शॉट अच्छा था, 1 या 2 शॉट्स अच्छे थे, बट ही वाज नॉट इन दैट फ्लो। विराट कोहली भी टेंटेटिव स्टार्ट हुए थे, पहली बॉल ही एज लग गया था और वो 1 बाउंस मिड ऑन पे गई थी, उसके बाद एक कॉटन बॉल भी गया बॉलर के हाथ, हालांकि बहुत तेज शॉट था बट स्टिल, बट देन ही केम इनटू हिज एलिमेंट एंड ही वाज प्लेइंग रियली वेल। 59 runs he scored and I think lot of people would have breathed a sigh of relief कि चलो अब रन बनने शुरू हुए हैं, और ऐसा लगता है कि रन बनाएंगे आगे, which is it's a good sign for India and ऐसा जरूरत था भी उनको। So is he back in form? ऐसा कहा जा सकता है या नहीं? एक मैच और देखना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा रफ एजेस हैं। अच्छा फॉर्म क्या होता है कि जब आप स्पेशली विद विराट कोहली, जब वो ऑफ साइड पे अच्छा खेलने लगते हैं, जब कवर ड्राइव्स लगते हैं या जब वो लंबा हिट लगाते हैं वे बियॉन्ड द बाउंड्री, देन यू से दैट ही इज इन फॉर्म। सो इफ ही स्टार्ट्स हिज इनिंग विद अ कवर ड्राइव ही इज डेफिनेटली इन फॉर्म, बट वो अभी देखने को इतना मिल नहीं रहा है। बट कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट, और कॉन्फिडेंस अगर आया है तो कर सकते हैं। एंड ही इज नॉट समबडी जो 150 बनाकर वो भी हांगकांग के अगेंस्ट फिर बोलेंगे मैंने रन बना लिए, ही इज नॉट, वी हैव सीन एक आईपीएल सीजन में 4 centuries, right? So we have seen him before. Right. So he will want to go from here to the next level and take it to the next level, because I think वो भी मन में सोचते हैं कि भाई बहुत हो गया, I've had enough and now it's time to get back into runs. बिल्कुल, और जिस तरह की बैटिंग उनकी हुई है इस मैच में अगर देखा जाए तो बेटर है पहले से, क्योंकि बहुत ही स्क्रैची थे आईपीएल में, लेकिन कल के मैच में हांगकांग के खिलाफ जब उन्होंने खेला तो काफी अच्छे फ्लो में नजर आ रहे थे, काफी मिडिल भी किया और 2-3 शॉट्स ऑन दी ऑन साइड भी बहुत अच्छे खेले, कुछ छक्के भी बड़े लगाए। लेकिन अभी भी कहना, जैसे कि आपने कहा, थोड़ा सा जल्दी होगा कि ही इज बैक इन फॉर्म, वी वांट हिम टू बी बैक इन फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अब जब अगला मैच वो खेलेंगे तब पता चलेगा कि वो क्या करते हैं और कैसा करते हैं। ये आपको बता दें कि अगला मैच हो सकता है पाकिस्तान के साथ हो टीम इंडिया का 4 तारीख को, जो कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती है। और एक क्विक स्टैट मैं आपको बता दूं कि इंडिया के तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अगर कोई बल्लेबाज हैं तो वो विराट कोहली है, हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं थ्रू आउट द लास्ट 6-7 मैचेस। अगर हम देखें तो विराट कोहली हैज बीन द हाईएस्ट स्कोरर, जब भी वो आते हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन द टीम। तो उनको भी अच्छा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। इनफैक्ट हमने देखा है कि उनको काफी अच्छा लगता है जब कोई चैलेंज उनकी तरफ फेंका जाता है, तो कोई बड़ा मैच हो, किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर मैच हो तो उनका परफॉर्मेंस अपने आप बढ़कर और निखर कर
आता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हम ये चाहेंगे कि विराट कोहली, जो पुराने विराट कोहली हैं, वो उस रूप में वापस आ जाएं और जल्द से जल्द वापस आएं। अब डालते हैं नजर अगले जो मैचेस हैं उन पर। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान, ये मैच हो सकता है, बट तब होगा हो जाएगा मुझे लगता है हांगकांग और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान मैच जीतेगी। हांगकांग ने काफी कॉन्फिडेंस लिया होगा इस मैच से, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, जिस तरह का इंटेंट था उनका, पहले 13 ओवर्स में काफी दबा कर रखा था टीम इंडिया को। स्कोर कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि 190 तक जाएगा। इनफैक्ट 150, 160 एक पार स्कोर लग रहा था, और अगर उतने बनते तो शायद हांगकांग को लगता कि यार हमारा चांस है, क्योंकि 150 तो उन्होंने बना ही लिए थे बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स। यस, 150 तो बना लिए थे, एंड दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम। ये दिमाग में जरूर सोचेंगे कि अगर भाई 140 150 का टारगेट मिलता है तो हम कर सकते हैं। ये दिमाग में उनके जरूर रहेगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बना दिया 150। एंड यू आर राइट, वो पार स्कोर जो था 160, 160, 165, 170, लेकिन वो तब होता अगर सूर्य कुमार यादव वो वाली इनिंग ना खेलते जो उन्होंने कल खेली। फिनोमिनल, मतलब फिनोमिनल, क्या जबरदस्त हिटिंग की है, और क्लीन हिट्स, कोई ऐसा बिल्कुल स्क्रैची कुछ नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि चलो एक एज लग गया, एक थोड़ा सा यहां से चला गया, एक लेमन कट हो गया, एक फ्रेंच कट हो गया, वैसा कोई कट नहीं था। इट वॉज रियली रियली वेरी वेल प्लेड इनिंग्स, एंड विराट कोहली को भी ओवरटेक कर गए। जब वो बैटिंग करने आए थे तो कोहली वाज इन 40s, 40 कुछ पे खेल रहे थे जब सूर्य कुमार यादव आए, और इन द एंड विराट मेड 59 एंड सूर्य कुमार मेड 60 और 67, 68 रन्स, राइट? सो फिनोमिनल। आई थिंक ही इज, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या टुडे आई फील आर द टॉप 2 players in the Indian team, in this Indian team. They are the top 2 ranked, और फिर उसके बाद बाकी लोग हैं। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सूर्य कुमार यादव की वो इनिंग्स नहीं होती तो 190 तक नहीं पहुंचते, और शायद रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो सकता था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि इंडियन बॉलर्स वो मादा नहीं रखते हैं कि कोई स्कोर को डिफेंड कर सके, नहीं कर सके। इनफैक्ट युजवेंद्र चहल की अगर बात करें, काफी अच्छी गेंदबाजी युजवेंद्र चहल ने भी की, और स्पिनर्स का जो रोल है वो हमने देखा है, सिर्फ ग्रुप ए में नहीं, ग्रुप बी में भी हमने ये देखा है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो काफी अच्छा, उनका एक रोल, एक बड़ा रोल रहेगा। और नजर डालते हैं अफगानिस्तान के राइज पर, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। और अगर आपको याद हो, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि मेरी सेकंड टीम अगर कोई है टीम इंडिया के बाद, जो मुझे लगता है कि फाइनल तक जाएगी और शायद जीत भी जाए फाइनल, तो वो है अफगानिस्तान। और विवेक ने कहा था कि उनको लगता है पाकिस्तान जो है वो सेकंड टीम है उनकी। लेकिन जो स्पिनर्स की बात करते हैं, स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं यहाँ पर। नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान जो बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह की, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क, नॉट ओनली फॉर द अदर टीम्स बट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो टॉप टीम्स हैं उनके खिलाफ भी वो काफी अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अफगानिस्तान का, और मैं पर्सनली तो वेट कर रहा हूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच का, क्योंकि वो पिछले बार में जो हुआ था दैट वाज आल्सो अ वेरी, इट वाज अ ग्रेट गेम। और जो जज्बा, इमोशन, एनर्जी अफगानिस्तान टीम लेके आती है ग्राउंड में, उसका मजा ही अलग है। एंड व्हाई आई एम आल्सो वेटिंग फॉर दिस मैच इज बिकॉज यहाँ पे स्पिनर्स हैं और वहां पे एक थोड़ा सा वीक, हल्का सा वीक मिडिल ऑर्डर है। तो स्पिनर्स वर्सेस दैट मिडिल ऑर्डर, इट कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर। तो अब आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सी टीम फेवरेट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? I think still Pakistan. No, going with the experience, Pakistan has such a huge legacy of cricket. कितना experience है उनके पास, और तजुर्बा इतना है, और they definitely, but Afghanistan is definitely उस कॉन्टेस्ट में विवेक मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट होगा, अग्नि परीक्षा होगी अफगानिस्तान के बैटर्स की और पाकिस्तान के बॉलर्स के बीच में। जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, नसीम शाह, हारिस रऊफ, दहानी जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, तो वो एक टेस्ट जरूर होगा अफगानिस्तान के लिए कि वो उसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर उनके बल्लेबाज अच्छा कर गए अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स, तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द गेम। बट ऑफ कोर्स वो गेम तो सुपर 4 में होगा जब पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी अगेंस्ट हांगकांग। वो कर पाएंगे या नहीं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दूसरे ग्रुप में है, वो है आज का जो मैच है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बांग्लादेश टेकिंग ऑन श्रीलंका। दोनों में से जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा टॉप 4 में। इस पर नजर डालते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या लगता है विवेक, हु इज द बेटर टीम? आई थिंक बांग्लादेश वुड प्रोबेबली, मेरे हिसाब से, बिकॉज पिछला मैच श्रीलंका काफी बुरी तरह हारे लास्ट मैच, और अगर वो उतना नीचे से अपने आप को उठा पाना पूरी टीम को एंड देन टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल इन द नेक्स्ट गेम इज नॉट इजी ऑलवेज। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मोराल को उठाना और इतने ऊपर लेके जाना कि, और स्पेशली इन अ क्रंच गेम जो जीतनी ही है
to qualify. So pressure is definitely on Sri Lanka. And Bangladesh will back themselves up, especially with the spinners, as you said. They will back themselves up to qualify, I think. मेहदी हसन बहुत अच्छे स्पिनर है बांग्लादेश के लिए. श्रीलंका में भी काफी अच्छे स्पिनर्स हैं. वनिंदु हसरंगा है और उनके अलावा एक और मिस्ट्री स्पिनर है जिनका नाम नहीं याद आ रहा. बहरहाल एक और स्पिनर है उनके जो मलिंगा के भाई भी है. हाँ, मलिंगा के भाई, छोटे मलिंगा भी है. तो है काफी अच्छे बॉलर्स हैं. मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका हैव एन एज ऑन बांग्लादेश. अगर टोटल हिस्ट्री की बात की जाए तो 12 T20 इंटरनेशनल आपस में खेल चुके हैं बांग्लादेश और श्रीलंका, जिसमें से श्रीलंका 8 मैचेस जीती है और बांग्लादेश 4 मैचेस जीती है. और जो 4 जीती है बांग्लादेश वो भी 2016 के बाद से ही जीती है. तो थोड़ा सा एक कॉन्टेस्ट जरूर है दोनों टीमों के बीच एंड एवरीथिंग टू प्ले फॉर, क्योंकि जो टीम आज का मैच जीतेगी वो जाएगी टॉप 4 में अफगानिस्तान के साथ. इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, यहां से अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है. अब जो 2 जगह बाकी हैं उसके लिए जो है लड़ाई चल रही है बिटवीन पाकिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग एंड बांग्लादेश. तो ये है जो आज का मैच है, इसके बारे में हमने बात कर ली है. बांग्लादेश और श्रीलंका, मुझे लगता है श्रीलंका ये मैच जीतेगी और विवेक को लगता है कि बांग्लादेश ये मैच जीतेगी. तो आपको क्या लगता है? आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. एक और जल्दी से आपको बता दूं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी हमारी चल रही है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पर, जहां पर आप मैच का लाइव मजा ले सकते हैं और उसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट पर आपको प्री एंड पोस्ट मैच एनालिसिस मिलती रहेंगी. इसी तरह बने रहिए. ज्ञान सब यहाँ मिलेगा, ज्ञान सारा यहाँ मिलेगा आपको. तो ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा बैंटर भी मिलेगा, थोड़ी सी हंसी मजाक भी होगी, थोड़ा सा सीरियस कॉन्वर्सेशन भी होगा. और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है प्लीज जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पर. और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम जो कि एक बार फिर खेला जाएगा या खेला जा सकता है. इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं कि क्या होना चाहिए. इंडिया की तरफ से क्या प्लानिंग होनी चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. कौन सी गलतियां उन्होंने की जो वो शायद नहीं करना चाहेंगे अपने अगले मैच में अगर इंडिया के साथ उनका सामना होता है. तो चेंजेस की बात कर रहे थे, तो इंडिया विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन. और पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है कि कौन है रिजर्व्स में. अगर मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छे बल्लेबाज हैं ला सकते हैं तो वो आने चाहिए. एंड आई डोंट नो द फिटनेस लेवल्स ऑफ अभी कितना है, क्योंकि काफी प्लेयर्स क्रैम्प थे पिछले मैच में, तो उनके भी क्रैम्प्स का क्या सिनेरियो है तो उसके हिसाब से आई थिंक फिटनेस विल डिसाइड हु प्लेज. मोस्टली आई थिंक वही कॉम्बिनेशन होगा जो पहले मैच में था, बारिंग में भी शायद एक बैट्समैन बीच में यूज करें. और बॉलर्स अगर फिट हैं तो आई थिंक बॉलर्स वर गुड, दे हैड अ गुड बॉलिंग यूनिट, बढ़िया बॉलिंग की और वही बॉलर्स खेलने चाहिए अगर सब फिट हैं तो. बिल्कुल. ये तो बात हो गई इंडिया और पाकिस्तान के टीम चेंजेस की. टीम में कोई चेंज नहीं होगा ऐसा लगता है हमें भी. मुझे भी लगता है कि जो चीज चल रही है वो क्यों उसको छेड़ा जाए. तो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली रहेगा टीम इंडिया के लिए. पाकिस्तान के लिए बैटिंग कंसर्न्स हैं. अगर उनके जो मिडिल ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में एक बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत होगी, क्योंकि बॉलिंग उनकी अच्छी है, टॉप ऑर्डर भी उनका अच्छा है, लेकिन अगर जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनके फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, अगर ये 3 बल्लेबाज नहीं चल पाते हैं तो पीछे से कोई होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में जो उनके लिए रन बनाए. अगर 10-15 रन बन जाते उस मैच में तो हिस्ट्री या वो मैच का जो रिजल्ट है वो कुछ अलग ही हो सकता था. बहरहाल ये हो गई इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात. इसी में हम बात करना चाहेंगे ओपनिंग बैटिंग की, टीम इंडिया की. आपको क्या लगता है टीम इंडिया में जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है फिलहाल केएल राहुल और रोहित शर्मा का, डू यू सी दिस गोइंग थ्रू इनटू द वर्ल्ड कप एज वेल, या आपको लगता है कि वहां पर कोई चेंजेस अगर करें तो रिजल्ट में काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं. एक जल्दी से आपको मैं बता दूं, गौतम गंभीर ने अभी हाल ही में कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो नंबर 3 पर आने चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए. और अगर ऐसा वो करते हैं आप देखेंगे इंडियन रिजल्ट्स जो हैं वर्ल्ड कप तक अगर आप उन्हें खिलाएं और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें कि कितना फर्क पड़ता है रिजल्ट्स में. तो ही थिंक्स कि सूर्य कुमार शुड बी एट नंबर 3. और अगर ऐसा होता है तो ओपनिंग में क्या होना चाहिए, कौन खेलना चाहिए? देखिए मैं बोलूंगा विच इज समथिंग रेडिकल, थोड़ा सा मतलब बड़ी चीज है, बोल दीजिए, बोल देते हैं कोई बात नहीं. मेरे हिसाब से विराट कोहली को करनी चाहिए ओपनिंग रोहित शर्मा के साथ.
अब मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, हालांकि ज्ञान देते हैं हम लोग, वो तो सबको हर कोई देता है, हम दिल से ज्ञान देते हैं, हम दिल से ज्ञान देते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है विराट कोहली शुड ओपन, बिकॉज क्यों ना करें ओपन। आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो T20 में 50 की एवरेज के साथ बैटिंग करता है। आप पूरा रिकॉर्ड देखें, रीसेंट फॉर्म ना देखें, पूरा रिकॉर्ड देखें, हिज एवरेज इज अराउंड 50, इज एक्चुअली मोर देन 50। उन्होंने पहले 8 बार ओपन किया है इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल्स में, 80 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 80। तो ही हैज डन वेल, 2 हाफ सेंचुरीज बनाई है ओपन करके पहले, तो ऐसा नहीं कि, और आईपीएल में हमने कितनी बार देखा है, वो आईपीएल में तो ओपन करते ही राइट, और वहां पे तो सेंचुरीज भी बनाते हैं, तो उनको ओपन करना चाहिए। इनके लिए इट्स नॉट अ एलियन टेरिटरी फॉर हिम, ही कैन ओपन विद रोहित शर्मा, दैट आल्सो गिव्स हिम a full length of 20 overs to express himself। और जिस स्पीड से वो खेलते हैं 130-135 का जो उनका स्ट्राइक रेट रहता है, उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से ओपन करना मेरे हिसाब से बिल्कुल बनता है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली को ओपन करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मतलब पूरा उनको इस वक्त जो है वो अपने चोटी पर हैं, शिखर पर हैं, हालांकि शिखर धवन टीम में नहीं है, बट स्काई इज एट द स्काई, इज एट द लिमिट, राइट, एंड ही कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड इट, वी नेवर नो, दिस माइट नॉट बी द पीक, मे बी देयर इज अनदर पीक ही हैज, वी डोंट नो, बट ही इज रियली एट अ पीक फॉर्म राइट नाउ। सो उनको नंबर 3 डेफिनेटली करना चाहिए। कल देखा क्या बल्लेबाजी उन्होंने की, और फिर उसके बाद दे शुड बिल्ड अप। नाउ अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल विल नॉट फाइंड अ प्लेस अगर ऐसा होता है तो, विच आई थिंक इज ओके, बिकॉज आप प्लेयर को नहीं खिलाते हो, आप एक टीम खिलाते हो जो जीत सकती है। इट डजंट मीन कि वो बुरे खिलाड़ी हैं, बट इट मीन्स दैट यू नीड अ टीम दैट कैन विन, एंड इफ दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट। दिस ऑल्सो मे बी गिव्स अ चांस फॉर अ ऋषभ पंत टू स्टेप इन along with the DK, right, and along with Ravindra Jadeja later. So this can really make a big difference in my opinion. Okay, तो आपको लगता है कि विराट कोहली ने ओपन करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ? मुझे भी मेरा भी एक रैडिकल थॉट है। अच्छा, और मैं रैडिकल हो जाऊंगा तो आप भी हो जाओगे रैडिकल। अब आपने कहा तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत कर ली कि मैं भी थोड़ा सा रैडिकल हो जाता हूँ, दिल खोल देता हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने ओपन करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। ऋषभ पंत, ओके। इसमें 2-3 रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो मैं ये कहूंगा कि ऋषभ पंत को आप दे रहे हैं पहले 6 ओवर्स जिसमें पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो और भी आसानी से अपने स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। 10 में से 8 बार तो वो कम से कम आपको एक अच्छा स्टार्ट देंगे। दूसरा रीजन मेरा ये है कि वो इंडिया अंडर 19 के लिए जब खेलते थे तो ओपन ही करते थे ऋषभ पंत, तो उनके लिए भी एलियन नहीं है ओपनिंग करना, वो ओपनिंग करना जानते हैं, वहीं से उनका गेम जो है शुरू हुआ था। तो वो भी एक रीजन है जिसके चलते मैं चाहूंगा कि वो ओपन करें। और तीसरा रीजन जो है वो ये है कि अगर आप ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हैं तो आपके पास एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपको मिलता है राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और ये बात सबको पता है कि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब आता है तो बॉलर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइन और लेंथ चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है रोहित शर्मा का एट द मुंबई इंडियंस एट द फ्रेंचाइज लेवल। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ने जब भी ओपन किया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है उसका, बहुत सारी ओपनिंग पार्टनरशिप्स उनकी बहुत अच्छी रही हैं। तो इन सारे रीजंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए और रोहित शर्मा के साथ। नंबर 3 पर मैं कहूंगा कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली अगर खेल रहे हैं तो नंबर 3 पर वो खेलें तो बेटर है, उनको उतना टाइम भी मिल जाता है एंड वो एक पारी को खेल सकते हैं, ही कैन प्ले द एंकर रोल और उनके आसपास जो है बाकी टीम खेल सकती है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य कुमार यादव किसी भी रूप में ढल सकते हैं, विराट कोहली उस रूप में नहीं ढल सकते जिस तरह के फॉर्म में सूर्य कुमार यादव हैं। तो विराट कोहली नंबर 3 पर रहे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए और फिर आपके पास ऑप्शन है हार्दिक पांड्या है, दिनेश कार्तिक हैं, रविंद्र जडेजा हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऋषभ पंत की जगह डेफिनेटली बनती है मेरे हिसाब से। अगर आप उनको नहीं खिला रहे हैं तो फिर ये नाइंसाफी हो रही है उनके साथ भी और टीम के साथ, टीम कॉम्बिनेशन के साथ भी। बड़ा अच्छा शब्द आपने कहा, मद्देनजर। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि किसको ओपन करना चाहिए। ये जो फैसला है ये सिलेक्टर्स पर छोड़ दिया जाता है, हम तो बस अपना सिर्फ ओपिनियन बताते हैं। बिल्कुल, हमारे हिसाब से ये है, ये हमारी अदालत के हिसाब से छोटी जो अदालत लगी हुई है यहाँ पर, इसके ऑर्डर। लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी हमें बताइए, आप कमेंट्स करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए आपके
मैसेजेस का हमें इंतजार रहता है, और पिछले एपिसोड पर काफी ज्यादा मैसेजेस और काफी अच्छा रिस्पांस आया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमारे लिए एक वो एनर्जी बूस्टर का काम करती है कि हमारे जो इंजेक्शन लग जाते हैं हमें, फिर और भी ताकत हमारी दुगनी हो जाती है। तो ये हो गई बात ओपनिंग पेयर की। इनको लगता है विराट कोहली ने करना चाहिए, मुझे लगता है ऋषभ पंत ने करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये हमें जरूर बताइए। अगर आपको लगता है केएल राहुल नहीं करना चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह ने करना चाहिए तो वो भी आप हमें। मैं भी लेफ्ट हैंड बैटिंग करता हूं, अगर मेरा लगता है तो वो बता दो, मैं भी कर लेता हूं लेफ्ट हैंड बैटिंग। मैं लेफ्ट हैंड बैटिंग ही करता हूं, मैं भी ओपनिंग करता हूं, तो मैं भी कर सकता हूं। चलिए एक और कंटेंशन में आ गए हैं, और अभी हम बस 19 साल के हुए हैं पिछले हफ्ते, तो बिल्कुल चांस बनता है उनका। ये हो गई बात ओपनिंग पैर की। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप तक कौन रहता है टीम में, कौन नहीं रहता है, क्योंकि सबकी नजरें, और ये एशिया कप जो है ये मुझे लगता है राहुल द्रविड़ ने इसे एक टेस्टिंग फेज बनाया है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप की। यहां पर वो ट्राई और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीजें अंडर मैच सिचुएशन, रियल कंडीशंस में, और फिर वहां से वो डिसाइड करेंगे कि वर्ल्ड कप में कौन से 15 जाएंगे। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी वर्ल्ड कप टीम अनाउंस कर ली है, और उसमें एक सरप्राइज पैकेज है, और उस सरप्राइज पैकेज का नाम है टिम डेविड। तो उनको जो है टीम में शामिल कर लिया गया है। सिंगापुर के लिए खेलते थे पहले, लेकिन अब वो सिंगापुर का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा बन चुके हैं, और इस वर्ल्ड कप में वो 15 के जो लिस्ट है वो आ चुकी है, उसमें टिम डेविड का भी नाम। तो नाम डाल दो, सिंगापुर में जगह खाली है, खाली हो गई है, मैं जा सकता हूँ वहां पे। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं तो यूएई के लिए ट्राई करूंगा। अच्छा ठीक। तो या दिस इज बहुत कितनी पहले टीम अनाउंस कर दी, अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं पहले से टीम एक तरह से अच्छा भी है, बिकॉज यू नो देन पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिमाग में। नहीं तो अगर आखिरी दिन तक, अब जैसे हमारे इंडिया वाले बेचारे आखिरी दिन तक राहुल द्रविड़ के एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे, तो आखिरी दिन तक मालूम ही नहीं है कौन खेलेगा भाई एक्सपेरिमेंट में, किसका नाम। देखिए इंडिया के पास प्लेयर्स काफी है ना, तो इंडिया के पास वो प्रॉब्लम है कि किससे सिलेक्ट किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं जो वही खेलते हैं, और पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं, तो उन्हीं प्लेयर्स को मौका दिया गया है। सिर्फ ये एक चेंज है जहां पर टिम डेविड को शामिल किया गया है, बट अदरवाइज लास्ट ईयर की जो टीम थी वो वही टीम है। आरन फिंच कप्तान है, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, और साथ में अगर बॉलर्स की बात करें तो जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, यही जो रेगुलर उनकी साइड है वही ज़ैम्पा स्पिनर है, और उनके अलावा एशन अगार जो है उनको भी टीम में शामिल किया गया है। तो ये है ऑस्ट्रेलियन टीम। वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप को लेकर, आईसीसी राइट्स को लेकर, जहां पर डिज्नी स्टार को अगले 4 साल यानी 2024 से 2027 तक के जो राइट्स हैं वो हासिल कर लिए हैं डिज्नी स्टार ने, और बहुत ही बड़ा बिड जीता है। $3 बिलियन का बिड किया था। ऑलमोस्ट था नहीं चेंज, चिल्लर नहीं तो मैं कर देता था बिड, पर था नहीं चेंज। हमने सोचा कि हम कर लें उसका बिड करके, हम ही कर लें उस पर कमेंट्री वगैरह, लेकिन जमा नहीं थी तो क्या। $3 बिलियन विवेक इज अ ह्यूज अमाउंट, एंड दैट शोज कि कितना इंटरेस्ट है इस स्पोर्ट में, नॉट ओनली आईपीएल या इंडियन क्रिकेट को लेकर, बट आईसीसी इवेंट्स में भी जो जिस तरह का अट्रैक्शन है, जिस तरह का इंटरेस्ट है, इट्स ऑन अ ग्लोबल लेवल, और ये बहुत ही अच्छी बात है स्पोर्ट के लिए। जी हाँ, और वहां से स्टार ने लेकर सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जी को। हाँ, तो अभी जी पर आप देख सकेंगे मैचेस, और जो डिजिटल चैनल्स है, जो स्टार का है, डिज्नी हॉटस्टार है, क्या बोलते हैं, डिज्नी हॉटस्टार, तो उस पर डिजिटल राइट्स अपने पास रखे हैं। टीवी राइट्स विल बी सब कॉन्ट्रैक्टेड टू जी, और जी का और बीसीसीआई का तो काफी प्रेम था 2007 से, काफी इनका आपस में कुछ झगड़ा भी था, बिकॉज आईसीएल एक हुआ था वो जी ने किया, तो व्हाटएवर, तो काफी अच्छे रिलेशंस नहीं थे, बट आई थिंक दिस इज अ कम बैक फॉर जी एज वेल, एंड दे हैव बीन अलाउड टू यू नो प्ले दिस गेम्स, व्हिच इज गुड। तो अच्छा है, तो ये $3 बिलियन तो काफी बड़ी रकम है, काफी बड़ी रकम है, और उम्मीद करते हैं कि कुछ उसमें से हमारी तरफ भी आ जाए अगर आप सुन रहे हैं तो। ओके, उसके अलावा अगर बात करें क्रिकेट की दुनिया को लेकर, तो मेरे बहुत ही एक फेवरेट क्रिकेटिंग पर्सनालिटी है, शख्सियत है, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, और उनका जन्मदिन था कल। मेरा तो एक हफ्ते पहले तक बोल दिया, आपका तो हो गया, वो आप फर्स्ट हैं, सेकंड अच्छा वो सेकंड मैंने कहा ये मेरा तो हो गया ना हफ्ता 10 दिन। तो सेकंड जो हमारे जो क्रिकेटिंग पर्सनालिटी है, क्रिकेटिंग लेजेंड है, वेस्ट इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड सर क्लाइव लॉयड,
उनका जन्मदिन था और उनसे मुझे मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उनके साथ मैं कमेंट्री बॉक्स मैंने शेयर किया पिछले साल ICC T20 वर्ल्ड कप में, और उनके जन्मदिन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनको। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, और उनके साथ आप जो सवाल करना चाहें, जो बातें करना चाहें, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना लाजवाब है कि आप उनके साथ रहोगे तो आप कभी बोर नहीं होगे। तो सर क्लाइव लॉयड एक ऑफ कोर्स क्रिकेटिंग लेजेंड भी एक शब्द है जो कम लगता है उनके लिए, ना कि एक अच्छे क्रिकेटर बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं सर क्लाइव लॉयड। और मैं चाहूंगा और उम्मीद करूंगा और दुआ करूंगा कि वो और सेहतमंद रहें, अच्छे से रहें और खुश रहें, और उनका जो प्रेजेंस है वो हमारे आसपास हमेशा महसूस हम करते रहें। सो हैप्पी बर्थडे सर क्लाइव लॉयड। सारे लेजेंड्स अगस्त में ही पैदा होते हैं। यहाँ पर हमारा शो हम कट करते हैं, खत्म करते हैं। अपनी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर डॉन ब्रैडमैन का जन्मदिन भी 27 अगस्त को था, तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो कहीं हूँ नहीं ना, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। सर क्लाइव लॉयड एंड सर डॉन ब्रैडमैन, ऑल सर्स, सर विवेक शुक्ला, बस अब वो लगाना बाकी है, जल्दी से लग जाएगा। हम कोई सर नहीं, बट यस अगस्त में डॉन ब्रैडमैन का भी बर्थडे होता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो शो है, हमारी जो तू तू मैं है, वो बहुत पसंद आई, और अगर आई तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर भेजिए, और हो सका तो हम आपको भी ऑन एयर लेने की कोशिश करेंगे हमारे जो भी एपिसोड्स होते हैं, या अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं और उन सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। Until next time, it is goodbye, take care and God bless.